नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए यहाँ पर पावर प्लांट इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे इसमें, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को मैं यहाँ पर बताते जाऊँगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और वीडियो लेक्चर को लगा लीजिए, कान में ईयरफोन जो है उसको ठूस लीजिए और बहुत अच्छे से देखिए। 100% मैं बताता हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पावर प्लांट से। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली देख लेते हैं, बाकी 60 नोट्स जो है इसके लेक्चर के बाद में पूरा पावर प्लांट का पूरा 60 नोट्स रिवाइज करा दूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए थर्मल पावर प्लांट को, थर्मल ये इसके सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम है। तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ। देखिए एक्चुअल में पावर प्लांट का होता क्या है। तो पावर प्लांट जो है ये पावर सिस्टम होता है। पावर सिस्टम क्या है? पावर सिस्टम के अंतर्गत जो है चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया पढ़ने के लिए आसानी हो इसलिए। तो इसमें जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद यूटिलाइजेशन होता है। तो जनरेशन हम लोग यहाँ पर आज जनरेशन पढ़ने वाले हैं, जनरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बाद में देखा जाएगा। यूटिलाइजेशन तो 60 मिनट्स यूटिलाइजेशन का करा दिया हूँ मैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखिएगा। 60 मिनट्स बहुत अच्छे से, लगभग 20-22 मिनट का वीडियो है पूरा। 60 यूटिलाइजेशन, हीटिंग, वेल्डिंग, यूटिलाइजेशन सब है उसमें, लाइटिंग, हीटिंग, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए आज जनरेशन पढ़ने वाले हैं, तो जनरेशन को हम लोग देखते हैं अच्छे से। और देखिए जनरेशन में एक्चुअल में होता क्या है कि जनरेशन पहले क्या होता था कि जैसे लोड बेस के आधार पर हम लोग डिज़ाइन करते थे। तो पहले जहाँ पर जैसे हमको लोड अगर ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कहीं 11 के भी हमको लोड की रिक्वायर्ड है, एक गांव है, गांव को अगर सप्लाई देना है तो गांव को सप्लाई देने के लिए हम क्या करते थे, वहाँ पर एक छोटा सा गांव में ही एक छोटा सा पावर हाउस को इंस्टॉल करते थे। कोई भी पावर हाउस को हम छोटा सा पावर हाउस को इंस्टॉल करते थे और उसके बाद डायरेक्ट उसको गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, एक ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप डाउन करके फिर वहाँ से। तो मतलब कि ट्रांसमिशन का कोई झंझट ही नहीं रहता था। सिंपली मतलब हम क्या करते थे भैया कि जनरेशन किए, जनरेशन के बाद क्या किए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यहाँ से देखिए ओल्ड कंसेप्ट जो था वहाँ पर क्या था, होता था पहले जनरेशन होता था, जनरेशन के बाद डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे हम पावर को, कंज्यूमर के पास डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जनरेशन के बाद। तो इसके बाद जो है देखिए बाद में क्या हुआ, फ्यूल बेस के आधार पाया, लोड बेस के आधार पर। तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता था चीज़ों को बनाना, हर जगह पावर को इंस्टॉल करना। तो हम क्या किए, फ्यूल बेस के आधार पर हम पावर प्लांट का डिज़ाइन किए। तो उसमें क्या होता था कि जनरेशन हुआ, उसके बाद पावर को ट्रांसमिट किए, ट्रांसमिट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किए, तब उसके बाद गांव में हम लोग यूटिलाइज़ किए। तो इसमें जो है देखिए उसके आधार पर जो है, इसके आधार पर फ्यूल के आधार पर हम पावर सिस्टम को, पावर जो प्लांट होता है, पावर प्लांट को कई पार्ट में डिवाइड किए। एक कन्वेंशनल सोर्स होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल होता है। तो कन्वेंशनल सोर्स जैसे आपका डीजल पावर प्लांट हो गया, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, हाइड्रो हो गया, गैस हो गया, ये सभी क्या है, कन्वेंशनल सोर्स में आते हैं। और नॉन कन्वेंशनल में जैसे टेडल हो गया, जियो थर्मल हो गया, विंड हो गया, सोलर हो गया, ये सभी क्या है, नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। तो इसको हम लोग देखिए कौन कौन सा पावर प्लांट है, इसको हम लोग थोड़ा सा टाइप ऑफ पावर प्लांट देखिए। तो टाइप ऑफ पावर प्लांट जो है इसमें थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल और गैस पावर प्लांट होते हैं। तो ये कन्वेंशनल वाला हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, देखिए कन्वेंशनल में। और नॉन कन्वेंशनल में अदर सोर्सेज जो है देखिए, सोलर है, विंड है, जियो थर्मल, ओशियन, टाइडल और बायोमास, ये सभी नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आते हैं। तो इसमें देखिए थर्मल पावर प्लांट से जो है लगभग 64% जो है पावर का जनरेशन होता है। सबसे ज़्यादा जो पावर का जनरेशन होता है किससे होता है, थर्मल पावर प्लांट से 64% होता है। इसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट से लगभग 21% होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट से 13% होता है, ये 13% है। 13% जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से होता है, डीजल से 1% और गैस से भी लगभग 1% होता है, पावर का जनरेशन होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैस से भी 1% होता है। अदर सोर्सेज में 10% होता है, ठीक। देखिए हाइड्रो पावर, पहला जो हाइड्रो पावर प्लांट था, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट जो था वो 1857 में, 1857 इन दार्जिलिंग में जो है पहला हाइड्रो पावर प्लांट को 1857 में इंस्टॉल किया गया था, बनाया गया था। देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इन मेगावाट। देखिए पावर में जो 1947 जब था उसमें लोग मतलब कम जागरूक थे भाई, तो उनके यहाँ मतलब चीज़ें, इक्विपमेंट भी ये सब कम था। तो क्या था, उस समय लगभग 1370 मेगावाट की पावर की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन 2000 जब आया, 2000 में 1 लाख मेगावाट पावर की रिक्वायरमेंट हुई। जैसे जैसे इक्विपमेंट बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए, डिमांड बढ़ती गई, उसी के हिसाब से क्या हुआ कि पावर का डिमांड भी बढ़ने लगा।
तो 2000 में देखिए क्या आया, 2 लाख मेगावाट हो गया रिक्वायरमेंट। 2013 में देखिए लगभग कितना तेज़ी से बढ़ा, 2013 में जो है लगभग 3,30,000 मेगावाट की पावर की जनरेशन हुआ। अब ये 2030 तक जो है देखिए 30 लाख मेगावाट पावर की डिमांड रहेगी। 30 लाख 2030 तक ये डिमांड है, 30 लाख मेगावाट पावर की जनरेशन पड़ेगी। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट देखिए, अब थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर यही थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो लंबा बना दूंगा तो आप लोग पूरा देख नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोग अगर स्पीड कम लगा करिए तो स्पीड को बढ़ा लिया करिए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब थोड़ा फास्ट बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो देखिए थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ थर्मल पावर प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो इट इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल पे थर्मल पावर प्लांट जो है वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। और ये क्या करता है देखिए, कोल एनर्जी जो होती है, कोल एनर्जी को स्टीम एनर्जी में, स्टीम एनर्जी को क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है लगभग 35 से 40%, ऑन एवरेज देखेंगे तो 29%। अगर आप बुकों में देखेंगे जनरली तो उसमें लगभग 30 से 35% तक लिखा रहता है, और ऑन एवरेज में देखेंगे तो 29% तक। तो आप मान के चलिए मतलब 35 से 40 के बीच में अगर दिया रहेगा, 30 से 40 के बीच में, तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर मतलब अगर बेस्ट आप देखेंगे तो 29% जो है ये बेस्ट होती है, इतना लगभग होती है। अब क्यों होती है देखिए इतना कम क्यों होती है थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी? तो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कम इसलिए होती है, देखिए इसमें नंबर ऑफ स्टेजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोल होती है, देखिए कोल को क्या करते हैं, कोल को ले आते हैं, क्रशिंग करते हैं, उसको छोटे छोटे बारीक पाउडर की तरह पीसते हैं कोल का। फिर क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग करने के बाद क्या करते हैं, बॉयलर फर्नेस में ले आते हैं, हीट में कन्वर्ट करते हैं। हीट में कन्वर्ट करते हैं, हीट को क्या करता है, ये बॉयलर होता है, बॉयलर में देते हैं। बॉयलर के बाद हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको हम स्टीम टरबाइन पर देते हैं। स्टीम टरबाइन के बाद तब फिर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हमको स्टीम जो है वो अल्टरनेटर को घुमाता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 5 स्टेज हो जा रहे हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा स्टेजेज होंगे उतना कम पावर इफ़िशियंसी होगी। ये आप लोग हमेशा याद रखिए। नंबर इफ़िशियंसी जो होती है देखिए, इफ़िशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टेज होता है। मतलब जितना ज़्यादा स्टेज रहेगा एफिशिएंसी उतना कम होगी। अगर नंबर ऑफ स्टेज ज़्यादा है तो इसीलिए जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसका एफिशिएंसी बहुत कम होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछ लिया थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी इतनी कम क्यों होती है, तो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी इस वजह से कम होती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टेजेज, मतलब कि नंबर ऑफ एनर्जी कन्वर्जन जो होता है, एनर्जी कन्वर्जन वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। क्योंकि देखिए हर एक स्टेज में एफिशिएंसी का, पावर का लॉस होता है, एफिशिएंसी का लॉस होता है, तो लास्ट में आपको ओवरऑल कम ही मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पर, इन थर्मल पावर प्लांट हैज़ मेनी नंबर ऑफ स्टेज विल बी देयर सो लॉसेस आर आल्सो ग्रेटर। तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे इन ईच स्टेज, हर एक स्टेज में। इस वजह से जो इसकी इफिशियंसी होती है लगभग 30 से 40% तक होती है। देखिए इन हाइड्रो पावर प्लांट हैव सेवरल स्टेप्स दैट इज ओनली 2 स्टेजेज विल बी देयर सो डैट इट हैव द वेरी हाई इफिशियंसी। जो हाइड्रो पावर प्लांट होती है देखिए उसमें स्टेज क्या होता है, हम डैम से पानी को टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन पे गिराते हैं, यहाँ टरबाइन रहता है, आप टरबाइन पे गिराते हैं, रोटेट करा के डायरेक्ट अल्टरनेटर को रोटेट कराते हैं। हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो वहाँ पर केवल 2 स्टेज होता है। इस वजह से थर्मल पावर हाइड्रो पावर प्लांट की एफिशिएंसी 80 से 90% होती है। देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी तो जितने नंबर ऑफ स्टेज की एफिशिएंसी रहेगी सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से ओवरऑल एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट हो जाता है। नंबर ऑफ स्टेज होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है, या एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टेज होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इफ़िशियंसी किस पर डिपेंड करती है, कोई भी थर्मल पावर कोई भी प्लांट हो उसकी इफ़िशियंसी जो होती है नंबर ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, नंबर ऑफ स्टेज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, और इसके बाद इफ़िशियंसी ऑफ स्टेज, इफ़िशियंसी ऑफ ईच स्टेज। तो जितना नंबर ऑफ एनर्जी कन्वर्जन होता है और नंबर ऑफ जो है इफ़िशियंसी ऑफ ईच स्टेज पर डिपेंड करता है, ये दो पॉइंट पर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें,
जो कोल हम लोग यूज करते हैं, कौन सा फ्यूल जो होता है, फ्यूल कौन सा यूज होता है, तो उसमें देखिए मेन फ्यूल क्या होता है, देखिए कोल जो होता है मेन फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ये बिटुमिनस कोल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे जो हम लोग कोयला यूज करते हैं कौन सा कोल होता है, तो बिटुमिनस कोल होता है, तो बिटुमिनस कोल होता है। देखिए इसका ट्रेड नेम पूछता है, कभी कभी पूछता है ट्रेड नेम, क्या होता है, स्टीम कोल इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्टीम कोल बोलते हैं। रनिंग टाइम में जो होता है वो कोल हम लोग यूज करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग टाइम स्टार्ट करने के लिए हम लोग ऑयल यूज करते हैं इसको, जो मतलब कि रनिंग मतलब कि बॉयलर जो बर्न होता है, बॉयलर के अंदर जो कोयला जलाते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल थोड़ा सा मतलब कि ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, स्टीम और कोल ऑयल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कोल और ऑयल की। अब इसमें देखिए टाइप ऑफ कोल जो होता है, टाइप ऑफ कोल में देखिए कौन कौन सा कोयला का यूज होता है। देखिए टाइप ऑफ कोल में जैसे आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जाते हैं, ठीक है, अगर आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता दूं, तो ABLP मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में देखिए एक सीक्वेंस में मतलब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD ऐसे बढ़ते हैं ना, तो ऐसे देखिए सबसे पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में A आता है, एंथ्रासाइड हो गया, मतलब A से एंथ्रासाइड हो गया, मतलब एंथ्रासाइड की जो है क्वालिटी सबसे अच्छी रहेगी कोयले की। उसके बाद B आता है, देखिए B से बिटुमिनस हो गया, बिटुमिनस जो है उसकी एंथ्रासाइड से थोड़ा सा क्वालिटी कम होगी। इसके बाद देखिए बी के बाद CD डैश मतलब ऐसे करके L आता है, यल तो यल जो है उसके उससे कम थोड़ा सा L होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसकी कोयले की जो परसेंटेज मात्रा होती है, मतलब कोयले की क्वालिटी जो है वो घटती जाती है। तो एंथ्रासाइड की सबसे ज़्यादा अच्छी होती है कोयला, उसमें लगभग 80-90% से ज़्यादा जो है कार्बन पाया जाता है, कार्बन रहता है कोयले में। और बिटुमिनस जो होता है, देखिए बिटुमिनस जो है, बिटुमिनस क्या होता है, इसमें 80 से 90% तक कोयला पाया जाता है। और लिग्नाइट जो होता है, लिग्नाइट में 60 से 80% तक कोयला पाया जाता है। और पीट जो होता है सबसे ख़राब घटिया किस्म का कोयला होता है भैया, और इसमें जो है कोयले की मात्रा कितनी होती है, ये 60% से भी कम होती है। आप जानते हैं कोयला जो है ज़मीन के सबसे अच्छी जो कोयला होती है वो ज़मीन के सबसे निचली सतह पे पाई जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे कोयले की क्वालिटी क्या होती है, घटती जाती है। और सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जैसे देखिए हम लोग कोयला तो ठीक है, हम लोग कोयला जला दे ले आते हैं, उसको पीसते हैं, माइनिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो उसको कोयला को कंप्लीट जलने के लिए भी ज़रूरी है। ये नहीं कि ठीक है मतलब कोयला ऐसे ले आके रख दिए कोयल को, हाँ ले आए और जल ही नहीं रहा है, सही से जलेगा नहीं। अगर एक कंप्लीट कंबस्टन होता है मतलब पूर्ण रूप से दहन होता है, एक इनकम्प्लीट मतलब आंशिक रूप से दहन होता है। तो जो कंप्लीट कंबस्टन होता है उसके लिए देखिए क्या है कि अगर आपको कोयला जो है, कोयला अगर पूर्ण रूप से जलाना है, ठीक है, कंप्लीट कंबस्टन है, तो कंप्लीट कंबस्टन मतलब कोयला को पूर्ण रूप से जलाने के लिए हम आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, देखिए कोई भी चीज़ जलाने के लिए कोयला नहीं छोड़ दीजिए, छोड़ो कोयला को भैया। देखिए आप अगर कोई भी मटेरियल जला रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, जो मटेरियल जला रहे हैं वो मटेरियल चाहिए आपको, और उसके बाद क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर हम कोयला जला रहे हैं तो हमको कोई कार्बन चाहिए, और इसके बाद जो है ऑक्सीजन चाहिए। तो ये दोनों जलने के बाद क्या बनाएंगे, देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। अब इसको जलने के लिए देखिए कितना आपको मतलब 1 kg कोयला को जलाने के लिए, देखिए 1 kg कोयला को जलाने के लिए ये इसको आप लोग कार्बन 12 होता है तो 12 kg कोयला हो गया। देखिए इसका एटॉमिक नंबर सब में कन्वर्ट कर दीजिए मालिकुलर वेट में, तो इसमें क्या देखिए 16, 8 दूनी 16 हो गया। इसका एटॉमिक वेट जो है ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। तो इसमें 16 और 2 मालिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 गुना 32 हो गया, ऑक्सीजन 32 हो गया। और यहाँ पर जो है इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए इसमें 1 kg कोयला जलाने के लिए कितना आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, 1 kg कोयला जलाने के लिए आपको 8/3 kg ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1 kg कोयला जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 kg कोयला जलाने के लिए 8/3 kg ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है भैया, तो 11/3 kg जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए इनकम्प्लीट अगर कंबस्टन होता है, इनकम्प्लीट अगर कंबस्टन होता है तब उससे क्या होता है, देखिए तो इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो 1 kg कोयला जलाने के लिए कितना हम 4/3 मतलब 4/3 kg ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर अगर हम इतना ही ऑक्सीजन देंगे मतलब 1 kg कोयला जलाने के लिए हम 8/3 kg न देके अगर 4/3 kg ही हम ऑक्सीजन देते हैं तो उससे जो है इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, मतलब जो कोयला है हमारा वो पूरा रूप से जलेगा नहीं। अगर कोयला नहीं जलेगा भैया तो आप लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस निकलती है, जो हमारे मतलब फेफड़े के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे हृदय के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो भैया लोग अपने दिल को बचा के रखिए, और जो है कोयले को पूर्ण रूप से जलाते हैं हम लोग वहाँ पर,
और ये इसमें कितना ज़रूरत पड़ती है कोयले की, 7/3 जो है, 7/3 देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो उसमें 7/3 kg कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, अब ये जानते हैं आप कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी हानिकारक होती है, ये आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि ये ह्यूमन्स के लिए, मानव के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए, दोनों के लिए क्या है, बहुत हानिकारक होता है। इसके बाद आते हैं हम दो लोग, देखिए यहाँ पर ये है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम है। देखिए अब तो सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, जूम करते हैं। ठीक है, जूम करते हैं। देखिए हम लोग एक एक स्टेज में देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम कोयले को ट्रेन से, वैगन से, ट्रिपलर से लेके आते हैं। कोल्ड स्टोरेज प्लांट में कोयले को हम रोल कर रखते हैं। अगर स्टोर नहीं करेंगे हम लोग तो बरसात के दिनों में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है, वहाँ हम लोग ले आके कोयले को रखते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद कोल हैंडलिंग प्लांट होता है। कोल हैंडलिंग में क्या करते हैं, कोयले को हम लोग क्या करते हैं, उसको सही से मेंटेन करते हैं। मतलब देखिए जब आप कोयला को खन के ले आते हैं तो बहुत बड़े बड़े बोल्डर के रूप में होता है, चट्टान के रूप में होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कोल माइनिंग करते हैं। वहाँ पर पूरा लगा होता है, कोल हैंडलिंग प्लांट होती है, तो उसमें कोयले को हम बहुत बारीक बारीक मतलब छोटे छोटे में तोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोल मिल लगी होती है, पूरा बहुत बड़ा सा। आप थर्मल पावर प्लांट में अगर कोई समर ट्रेनिंग करने गया होगा तो हम लोग तो पूरा देखे हैं बहुत अच्छे से, पूरा एकदम पूरा 1 महीने तक एकदम अच्छे से बॉयलर में घुस घुस के हम लोग पूरा देखे हैं, टरबाइन अल्टरनेटर कैसे होता है क्या, तो बहुत मज़ा आता था देखने में। तो यहाँ से देखिए कोल हैंडलिंग प्लांट होता है। फिर इसके देखिए कोल को हम क्या करते हैं, बहुत बारीक बारीक पीसते हैं छोटे छोटे बोल्डर में। उसके बाद फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट की सहायता से ले जाते हैं मिल में रखते हैं, पीसते हैं उसको। पीसने के बाद क्या करते हैं, देखिए पीसने के बाद जो है हम एक यहाँ पर पीएफ फैन लगा होता है, ये यहाँ पर पीएफ फैन लगा होता है। पीएफ फैन क्या करता है भैया, ये कोयला जो होता है, कोयला को क्या करता है, ये गर्म करता है, मतलब खींच के, उड़ा के, घसीट के, ज़बरदस्ती कैसे भी करके क्या करता है, ये बॉयलर ड्रम में ले आता है, कोयले को बॉयलर ड्रम में ले जाता है। तो यहाँ से देखिए हमारा कोयला तो आ गया बॉयलर ड्रम में। अब हमको जलाने के लिए क्या चाहिए, देखिए ऑक्सीजन और कोयला चाहिए। तो कोयला तो हमारा आ गया, अब ऑक्सीजन चाहिए हमको। तो ऑक्सीजन चाहिए तो हम ऑक्सीजन कहाँ से देते हैं, देखिए यहाँ पर जो है एफडी फैन होता है, एफडी फैन है। ठीक है, एफडी फैन क्या करता है, ये फोर्स ड्राफ्ट फैन होता है। ये क्या करता है, एयर प्री हीटर से होके यहाँ से मतलब एटमॉस्फेयर से एयर को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, खींचता है, और ये ले आकर एयर प्री हीटर के थ्रू क्या करता है, कोल्ड एयर को, एयर प्री हीटर जो होता है ये कोल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करता है। तो ये गर्म हवा जो इसमें मॉइस्चर होती है उसको क्या करता है, मॉइस्चर को ये ख़त्म करके ये हॉट एयर को बॉयलर ड्रम में भेजता है। तो यहाँ से कोयला आ गया और यहाँ से एयर आ गया, तो जब दोनों आ जाते हैं भैया तो कंबस्टन प्रारंभ होती है, आग लगाते हैं इसमें बॉयलर में। और ये बॉयलर में जब आग जलाते हैं हम लोग तो क्या करता है, ये पानी जो होती है, देखिए ये फीड वाटर पंप। इसके बाद अब क्या चाहिए हमको, देखिए पानी चाहिए इसमें, पानी हमको, क्योंकि हमको पानी को क्या करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखिए बॉयलर ड्रम में छोटी छोटी, मतलब जैसे आप लोग सप्लाई वाला पाइप देखें ना, जो लोहे की पाइप होती है, तो वैसे ही ये पाइप लगी होती है, बहुत ढेर सारी पाइपें होती हैं, पूरा उसी पे से बिछी हुई होती हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पाइप पे हम इसमें आग जलाते हैं, ये कंबस्टन होता है। इसके बाद यहाँ से जो है स्टीम जो है, ये पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से जो पानी निकलती है, देखिए पानी आती है, वो उसका टेम्परेचर जो होता है, स्टीम बन के निकलती है स्टीम, उसका टेम्परेचर 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, सुपर हीटर्स ले आते हैं। सुपर हीटर्स क्या करता है, इसमें जो थोड़ा बहुत नमी होती है, सुपर हीटर क्या करता है, जो थोड़ा बहुत नमी होती है, नमी को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है और इसको क्या करता है, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है। और ड्राई स्टीम जो है, ड्राई स्टीम जो यहाँ से निकलती है, देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सुपर हीटर क्या करता है, तो सुपर हीटर क्या करता है भैया, सुपर हीटर जो होता है ये प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को केवल बढ़ाता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है। 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो प्रेशर होता है, स्टीम का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या करता है, ये लगभग 540 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपको टरबाइन पे स्ट्राइक कराता है, मतलब टरबाइन के पास कराता है। इसके बाद प्रेशर जो होता है उसका कितना होता है, 180 बार होता है। तो यहाँ से सुपर हीटर से निकल के आया, तो सुपर हीटर से जो स्टीम निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्टीम को क्या बोलते हैं, तो सुपर सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टरबाइन पे हम लोग गिराते हैं इसको, स्टीम को। टरबाइन पर फिर अल्टरनेटर मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ अल्टरनेटर लगा है, देखिए ये एक्साइटर है आपका। इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने के बाद हम क्या करते हैं, बस बार लगा होता है, बस बार से हम लोग सप्लाई को ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद देखिए आता है इसमें
कि अब ठीक है, यहाँ से स्टीम बन के आ गया। अब भैया देखिए इसमें जल जल रहा है, जब कंबस्टन हो रहा है तो यहाँ से क्या होगा, देखिए राख निकलेगी। राख निकलेगी तो राख के लिए एस हैंडलिंग प्लांट होता है, फिर एस स्टोरेज प्लांट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से फ्लू गैस निकलेगी। फ्लू गैस को हम लोग पाथ कहाँ से देते हैं, देखिए फ्लू गैस जो है ये सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, ईएसपी, ईएसपी के बाद आईडी फैन, आईडी फैन के बाद चिमनी से बाहर हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या क्या है देखिए, तो यहाँ से देखिए हम लोग कोयले को दिए, कोयले को बॉयलर ड्रम में आया, बॉयलर ड्रम के बाद क्या हुआ, सप्लाई है बॉयलर ड्रम से एयर प्री हीटर जो होता है, एयर प्री हीटर पे एफडी फैन, एयर प्री हीटर से हम लोग एयर की सप्लाई देते हैं। इसके बाद इसमें कंबस्टन होता है बॉयलर ड्रम में, स्टीम जो है बनती है। स्टीम बनने के बाद क्या करता है, स्टीम को हम लोग सुपर हीटर से फ्लो करा के ले जाते हैं, टरबाइन पे गिराते हैं। टरबाइन पे जब गिरता है उस समय स्टीम का टेम्परेचर जो होता है 540 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है 180 बार होता है। ठीक है, इसमें भी देखिए सबसे पहले कौन से टरबाइन पर गिरता है क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले हाई प्रेशर टरबाइन पर, फिर इंटरमीडिएट टरबाइन पर, फिर उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन पर गिरता है, फिर उसके बाद अल्टरनेटर हमारा मूव करता है। अब बात आती है कि फ्लू गैस कहाँ कहाँ से जाती है, तो फ्लू गैस जो है देखिए, फ्लू गैस सुपर हीटर के बाद इकोनोमाइजर के बाद एयर प्री हीटर के बाद ईएसपी के बाद चिमनी से बाहर निकल जाती है। तो ये पाथ पूछा जाता है कि मतलब कहाँ कहाँ से सुपर जो फ्लू गैस होती है उसका पाथ कौन सा होता है। इसके बाद आता है देखिए, इसके बाद क्या आता है देखिए, आपका फीड वाटर पंप आता है। तो यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम कर दें, एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि ज़्यादा जूम भी नहीं हो पाएगा ये। तो यहाँ से देखिए जो सुपर स्टीम आई, ये स्टीम जो है टरबाइन पर निकलने के बाद कहाँ आती है, कंडेंसर पे आती है। कंडेंसर से क्या करते हैं, कंडेंसर को हम लोग कूलिंग टावर होता है, तो जो स्टीम होती है स्टीम को हम लोग क्या करते हैं वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या क्या होता है भैया, तो वहाँ पर कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर क्या करता है, ये स्टीम को पानी में कन्वर्ट करता है, स्टीम को पानी में कन्वर्ट कर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या करता है, ये जो मतलब कि मिनरल वाले वाटर होते हैं, मिनरल वाला नदी का पानी होता है, नदी से हम लोग पानी लेते हैं जनरली, तो उस पानी को क्या करता है, ये ट्रीटमेंट करता है। तो उसमें मतलब कोई मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल या ख़राब या फिर कोई मतलब अदर चीज़ें ना हो जिसकी वजह से हमारा बॉयलर का ख़राब हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डीमिनरल वाटर यूज करते हैं। तो डीमिनरलाइज करते हैं हम इसको। डीमिनरलाइज करने से फ़ायदा क्या होता है, देखिए इसकी जो इसमें जो जितने भी मतलब मिनरल होते हैं सबको ख़त्म कर देते हैं, हटाते हैं उसको। तो इसकी जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वाटर यूज करते हैं, तो हम लोग डीएम वाटर यूज करते हैं। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच वैल्यू जो होती है पानी की जो है पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिए ये यहाँ से चलता है, देखिए ये आता है बीएफपी होता है, बीएफपी या एफडब्ल्यूपी होता है। तो बीएफपी क्या करता है, देखिए ये पानी को यहाँ पंप होता है, मतलब कि बीएफपी का मतलब है बॉयलर फीड वाटर पंप होता है। बीएफपी जो है ये बॉयलर फीड वाटर पंप होता है। तो ये बॉयलर को पानी मतलब कि फीड कराता है, देता है पानी। तो यहाँ से कूलिंग टावर से, इसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, पावर प्लांट होती है, यहाँ से पावर नी को क्या करता है, ये खींचता है, खींच के ले जाके कहाँ कहाँ से अब क्वेश्चन पूछता है कि बीएफपी का पाथ कहाँ कहाँ से होता है। तो देखिए बीएफपी जो है ये फीड वाटर हीटर के बाद इकोनोमाइजर के बाद कहाँ देते हैं, हम बॉयलर ड्रम में देते हैं। तो जो पानी आता है देखिए कंडेंसर से पानी निकलने के बाद कैसे आता है, तो कंडेंसर से कूलिंग टावर के बाद आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी मतलब थोड़ा बहुत कम हो जाती है उसको क्या करते हैं हम लोग भरपाई करने के लिए दिए रहते हैं। वही पानी को हम लोग ठंडा करके बार बार यूज करते हैं, पानी को तुरंत बहा नहीं देते हैं, तो उसी पानी को यूज करते हैं। देखिए जो थोड़ा बहुत पानी का लॉस होता है वो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से यहाँ से फीड कर लेते हैं। तो ये पानी बीएफपी क्या करता है, बीएफपी जो है ये पानी को इकोनोमाइजर के थ्रू ले जाते हैं। अब बात है इकोनोमाइजर से ही हम क्यों ले जाते हैं, तो इकोनोमाइजर से ये पानी बॉयलर ड्रम में फीड करने का हमको एडवांटेज ये हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आइए ऊपर, देखिए ये पानी जो हम ले आए, देखिए यहाँ से ले आके तब उसके बाद हम फीड वाटर में दिए, बॉयलर ड्रम में दिए। तो इकोनोमाइजर से पानी को हम क्या करते हैं, बॉयलर ड्रम में बाईपास करा के इकोनोमाइजर से हम लोग ले आते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसकी जो टेम्परेचर होता है पानी का थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसकी वजह से बॉयलर में जब पानी आता है थोड़ा सा पहले से ऑलरेडी गर्म आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉयलर की होती है, बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग इकोनोमाइजर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछता है कि इकोनोमाइजर जो है, इकोनोमाइजर का यूज करने से फ़ायदा क्या है, तो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग इकोनोमाइजर का यूज करते हैं। इसके बाद एयर प्री हीटर है। देखिए एयर प्री हीटर क्या होता है, ये
गर्म गैस को, जो हॉट एयर होता है, हॉट एयर को मतलब कि एटमॉस्फेयर से जो है एयर को क्या करता है, एब्जॉर्व करके कोल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ईएसपी होता है। देखिए ईएसपी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर होता है। फिर आईडी फैन है, देखिए आईडी फैन है, फिर चिमनी, चिमनी से बाहर निकल जाती है। तो इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आईडी फैन होता है, देखिए आईडी फैन की पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है। आईडी फैन की पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है फैन में, और किसके किसके बीच में लगा होता है, तो चिमनी और ईएसपी के बीच में लगा होता है। चिमनी और ईएसपी के बीच में लगा होता है। इन सभी को, पूरे पार्ट को अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। देखिए तो ठीक है। बाकी देखिए यार, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैं इसके बाद जो पार्ट हैं इसके, देखिए पार्ट हैं, सबको पार्ट को हम लोग बीएफपी क्या होता है, ईएसपी क्या होता है, एफडी फैन, आईडी फैन, पीए फैन, रीहीटर, ये सभी को हम लोग अभी बाद में अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।